अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हम देखेंगे प्रोटीन जो है उसकी जो क्लासेस होती हैं डिफरेंट, वो क्यों की जाती हैं। क्योंकि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है। एक पेचीदा इसकी शक्ल होती है, शेप होती है। इसके अलावा जो इसका फंक्शन होता है, ये तो है इसकी स्ट्रक्चर है इसकी कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इसके जो काम होते हैं डिफरेंट तरह के, वो भी इनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, इसका एक काम नहीं होता बल्कि इसके हज़ारों काम होते हैं। इसी वजह से क्या होगा, प्रोटीन को एक ही ग्रुप में रखना मुश्किल होगा। इसके लिए सिंगल ग्रुप जो है वो नहीं हो सकता। तो फिर क्या करते हैं, प्रोटीन की डिफरेंट क्लासिफिकेशन में उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट क्लासेस में। किसकी बुनियाद पर? स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन की दो क्लासेस होती हैं। एक को कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन, अब जो फाइब्रस प्रोटीन है और ग्लोबुलर प्रोटीन है, इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं एंड कुछ डिफरेंस हैं, वो आपने याद रखने हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन है, पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है। फाइब्रस प्रोटीन जो होती है, इसकी शेप किस तरह की होती है, ये फिब्रिल की सूरत में होते हैं, ऐसे धागे बना लेते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी उनकी एक सीधी पोजीशन में होगी फिब्रिल की सूरत में। फिब्रिल किसे कहते हैं? धागा। फिब्रिल्स की सूरत में वो अरेंज होंगे। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसकी शक्ल इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। ग्लोबुलर की या तो गोल होगी या फिर क्या होगी, बैजवी, जिस तरह अंडा होता है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल गोल नहीं है बल्कि कुछ बैजवी की तरह, जिस तरह अंडा है तो या गोल होगी या फिर बैजवी। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन जो थी उसकी फिब्रिल की शक्ल होती है। अच्छा, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड इसका डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है इसमें होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की जो हमने पढ़ी थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसमें होती है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी थी, इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट थी। मतलब क्या था कि इसमें इस तरीके से अरेंज हुए थे एक सीधी चेन में, या फिर किस तरीके से थे वो, इस तरीके से अरेंज हुए थे। ये तो थी अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर। और अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा जो थे वो इस तरीके से थे, वो दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द फोल्ड हुए थे। ये है अल्फा हेलिक्स और ये क्या है, बीटा शीट। उसके बाद अगर हम टर्शरी की बात करें, टर्शरी स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, टर्शरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि पॉलीपेप्टाइड चेन की बेंडिंग और फोल्डिंग हुई थी। किस तरीके से हुई थी, ये इस तरीके से जा रही है सीधी चेन, फिर ये ऐसे, उसके बाद ये सीधी जाती है, फिर ये आपस में बेंड हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, इसकी टर्शरी स्ट्रक्चर। ये तो था इसका दूसरा डिफरेंस। अगर हम इसी तरह और बात करें, इसका जो तीसरा डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडियम में। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ये होती है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों ये इनसॉल्युबल है और ये क्यों सॉल्युबल है।
तो ये भी रीज़न इसकी सामने आ जाती है। जो फाइब्रस प्रोटीन होती है, इसकी जो सतह के ऊपर फर्ज करें ये कोई मॉलिक्यूल है, इसकी सतह के ऊपर हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, और हाइड्रोफिलिक भी होंगे, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों इसकी सतह के ऊपर होंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि हाइड्रोफोबिक तो ठीक है वो पानी उसमें नहीं है, और हाइड्रोफिलिक वो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब इसमें हाइड्रोफोबिक आ गए हैं वो क्योंकि वाटर से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, इसी वजह से ये पानी में हल नहीं होते। लेकिन ये जो प्रोटीन है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये सॉल्युबल होती है वाटर में, किसकी वजह से, क्योंकि इसकी जो सतह होती है, फर्ज करिए उसका मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो सतह के ऊपर हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक, और इसकी सतह के नीचे होते हैं हाइड्रोफोबिक। अब आपको दिख रहा होगा हाइड्रोफिलिक क्योंकि सतह के ऊपर है इसलिए ये पानी को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसी वजह से ये सॉल्युबल हो जाएंगे पानी में, और जो हाइड्रोफोबिक है वो तो क्योंकि उसकी सतह के नीचे है, इसका फिर कोई अमल दखल नहीं होगा, इसी वजह से ये सॉल्युबल होते हैं पानी में और ये इनसॉल्युबल है। इसके बाद है इसका चौथा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस ये है कि ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ये होती है, ये क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टलाइज्ड हम ये लिख सकते हैं, ये क्रिस्टल बनाते हैं जब पानी में हल होंगे, क्योंकि ये पानी में हल होते हैं तो ये क्रिस्टल बनाते हैं, जब कोई इसका सॉल्यूशन होगा तो उसमें ये क्रिस्टल बना देंगे, और ये क्योंकि पानी में सॉल्युबल ही नहीं होते इसी वजह से ये नॉन क्रिस्टलाइन है। और पांचवा इसका डिफरेंस ये है कि ये इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक इन नेचर, और ये होते हैं नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक। इलास्टिक का क्या मतलब है, इनमें लचक होती है, जो इलास्टिसिटी, जहाँ कहीं भी लफ्ज़ इलास्टिक आएगा तो उसमें मतलब कि जो फाइब्रस प्रोटीन होती है उसमें लचक होती है। जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है इसमें कोई लचक नहीं होती। उसके बाद इसका जो छठा डिफरेंस है वो क्या है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसा कि सिल्क फाइबर होते हैं, सिल्क फाइबर, इसी तरह अगर हम देख लें स्पाइडर्स वॉर्म को, स्पाइडर वॉर्म, ये जो सिल्क फाइबर जिस तरह रेशम का धागा होता है, या फिर स्पाइडर वॉर्म जो मकड़ी का जाला होता है, वो भी एक बिल्कुल नरम होते हैं, लचक होती है उनमें, और जो सिल्क फाइबर होता है ये भी बहुत मुलायम मुलायम होता है, तो इसमें लचक होती है। इसी तरह एक और भी होते हैं मायोसिन, मायोसिन होती है उसमें मसल सेल्स में, मायोसिन। जिस तरह आपने गोश्त देखा होगा, गोश्त जब हम खाते हैं उसकी जो बोटी होती है, कुछ ऐसी बोटियां आ जाती हैं जो धागे की सूरत में हमारे दांतों में फंस जाती हैं, तो वो भी दरअसल क्या होती हैं, उनमें फाइब्रस प्रोटीन होती है। इसी तरह अगर हम इसकी और एग्जांपल की बात करें तो फिब्रिन, फिब्रिन जो होती है, जो ब्लड क्लॉट प्रोटीन होती है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन होती है। लेकिन कैसे, ये धागों की सूरत में होती है, इस तरीके से बहुत से धागे आपस में जकड़े होते हैं, तो जब खून आता है तो ये इसको अपने अंदर क्या कर देते हैं, जकड़ लेते हैं, तो इस तरीके से खून यहीं पे आके जम जाएगा, ये होती है फिब्रिन। इसी तरह एक और एग्जांपल होती है इसकी केराटिन, केराटिन जो होती है ये पाई जाती है नेल्स में, इसके अलावा हेयर्स में। जो हमारे बाल होते हैं वो भी धागों की सूरत में होते हैं, और जो नेल्स होते हैं, नेल्स वैसे तो सख्त होते हैं लेकिन इसमें भी क्या होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती है। किस तरीके से, जो नाखून होते हैं उनमें भी ऐसे बहुत से धागों की तरह की छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मिलकर एक पूरा नाखून बना देती हैं। तो ये थी इसकी एग्जांपल किसकी, फाइब्रस प्रोटीन की। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें इंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, हार्मोन्स हैं। इसके अलावा आ जाती है इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो होती है इसमें भी ग्लोबुलर
प्रोटीन पाई जाती है। ये भी जो हमने पढ़ा था उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद इसका हम सातवां डिफरेंस देख लेते हैं, वो कौन सा है। सातवां इसका डिफरेंस ये है कि जो फाइब्रस प्रोटीन होती है इसका रोल होता है स्ट्रक्चरल रोल है। स्ट्रक्चरल रोल का मतलब ये है कि ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको बनाती है, और इसका काम क्या होता है, फंक्शनल रोल। अब कैसे आपको समझ आएगी, जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल का मतलब कि वो हेयर बना रही है, नेल्स बना रही है, इसके अलावा जो वो है सिल्क फाइबर है वो बना रही है, इसके अलावा हमने देखा वो जो स्पाइडर वॉर्म है वो बना रही है, तो सारी वो स्ट्रक्चर बना रही हैं। फंक्शनल की बात करें तो कैसे हमें समझ आए कि जैसे हार्मोन आता है वो सीक्रेशन सिक्रेट करता है, और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जिसम में क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए काम करती हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं, जिसम में केमिकल रिएक्शन हो रहे थे तो उनके रफ्तार को वो बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन क्या करती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। ये सारे फंक्शनल हैं और ये स्ट्रक्चरल। आठवां जो इसका डिफरेंस है वो क्या है, दे डू नॉट डिसऑर्गेनाइज विद चेंज, मतलब कि ये डिसऑर्गेनाइज नहीं होते, और ये जो होते हैं दे डिसऑर्गेनाइज विद मिनिमम चेंज। ये थोड़ी सी चेंज से, थोड़ी सी तब्दीली से इसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। जिस तरह एंजाइम होती है, अगर उसमें पीएच चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, तो वो क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, फिर वो अपना फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन ये जो होते हैं ये मिनिमम चेंज से तब्दील नहीं होते। तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। आगे हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड को, इसमें डीएनए और आरएनए शामिल है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।